ये आई थिंक पहला केस है जो हाईलाइट हुआ है, अदरवाइज ये कोई नई बात नहीं है। आदमी के पास कोई उनके अधिकार, कोई हक नहीं है। वाई मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड बट फादर्स डे इज जो कोर्ट का सिस्टम है उसमें ही एक मैन है जिसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए राइट नहीं है। बीवी डोमेस्टिक वायलेंस भी डाल सकती है, FIR भी कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी में शेयर भी मांग सकती है, आपको घर से निकाल भी सकती है। अगर कोई भी बीवी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, तो बहुत ही रेयर है, कुछ 10% केसेस होंगे हमारे पास जिसमें बोलती है हमें कुछ नहीं चाहिए, अदरवाइज तो वो पूरा इक्वल शेयर मांगती हैं। अगर घर जॉइंट पे है तो घर चाहिए, उसका बैंक बैलेंस कितना है उसका 50% चाहिए, नहीं तो उसको झूठे केस में डाल दो पैसे नहीं कर सकता, तो जेल जाएगा। मना करेगा तो जेल जाएगा। ऑफ कोर्स जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है हस्बैंड को बेग, बोरो और स्टील, यू नीड टू मेंटेन योर वाइफ। मतलब चाहे भीख मांग, चाहे किसी से उधार ले, चाहे चोरी कर, पर तुझे अपनी बीवी को मेंटेनेंस देनी होगी। और अगर बेचारे का बच्चा है फिर तो मतलब वो बर्बाद है, फिर तो उसको बच्चे के लिए प्रॉपर्टी भी बनानी पड़ेगी, बच्चे को मेंटेनेंस भी देनी है, बीवी को भी देनी है। मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाएगा पर मुझसे पैसे जरूर लेंगे। मेरे बेटे का एडमिशन हो गया, मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे पर फीस नहीं लूंगा। इसी तरह से लड़की का भाई सबसे बड़ा रोल है उसका, उसको जीजे का पैसा चाहिए, उसको जीजे का घर चाहिए, उसको जीजे की कार भी चाहिए पर उसको जीजा नहीं चाहिए। पर कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपना बच्चा भी छोड़ देती हैं कि तुम मुझे पैसे दे दो, बच्चा भी तू पाल ले, क्योंकि उसका अफेयर चल गया। उर्दू भाषा के बहुत मशहूर शायर रहे हैं कि मीर तुम फरिश्ते हो तो हो, आदमी बनना बहुत मुश्किल है। आज के समय में वाकई आदमी होना बहुत मुश्किल है। पहला दौर तो नहीं है कि हम जो इंसान सबसे बड़ा शिकार मार कर लाएगा, पूरे उस कबीले की औरतें उसके आसपास गाने गाने लगेंगी, नाचने लगेंगी कि मेरा तो यही मियाँ बनेगा, मेरा तो यही सैयाँ बनेगा। और वो टाइम भी नहीं है कि जो सर्वाइवल कर रहे हैं, आज़ादी मिली है, कौन देखते हैं सबसे ज़्यादा जागीरें इकट्ठी कर सकता है। ये आज का समय ना बहुत स्ट्रेस वाला है, मुश्किलें बहुत हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आदमी सिर्फ यही चीज़ चाहता है कि अच्छा लाइफ पार्टनर हो, दुख सुख में साथ रहने वाला, क्योंकि दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। लाइफ पार्टनर बंदा एक ही बार बनाता है और यही चाहता है कि वही सही हो, चाहे फिर वो आदमी के केस में हो या औरत के केस में। लेकिन आज के समय में ना आदमी होना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे एक आदमी को ले लीजिए, अतुल सुभाष उनका नाम, बहुत देर से नाम चर्चा में है। चर्चा इसलिए बनी कि उन्होंने 1 घंटे की ऊपर वीडियो डाली और वीडियो में कहा कि किस तरीके से मेरी पत्नी ने, उसके परिवार ने और वो जज जो उन दोनों का केस देख रहा है डिवोर्स का, किस तरीके से इन सभी लोगों ने मिलकर उस पर शायद इतना मानसिक दबाव बनाया कि आखिर में उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना ही आखिरी हल लगा। लेकिन क्या वही आखिरी हल था? क्या तो सुभाष जैसे और मर्द भी हैं, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हमने इतनी स्पून फीडिंग कर दी है लोगों की कि अगर आदमी मुसीबत में है वो किसी को दिखता नहीं। बहुत सवाल हैं, सवाल जुडिशल सिस्टम पर भी उठे। अब सवाल अगर जुडिशल सिस्टम पर उठेंगे, लॉयर्स पर उठेंगे, तो जाहिर सी बात है एक लॉयर से आपको बातचीत करवाते हैं। ये लॉयर है, इनका नाम है मिसेस सपना सेठ। सपना सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हाय, गुड। 16 साल में आपने अपने करियर में बहुत से केसेस देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा केस जहाँ एक इंसान वीडियो बनाकर 1 घंटे के ऊपर सारा कच्चा चिट्ठा बता दे मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, क्या कहना है आपका इस केस के बारे में? तो ये आई थिंक पहला केस है जो हाईलाइट हुआ है, अदरवाइज ये कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं। नहीं, बहुत लगता चीज़ें है हैं जो कि ऐसे ओपन नहीं होती, बिकॉज ये थोड़ा स्मार्ट था। आई थिंक इसने प्रॉपर अपने एक एविडेंस भी छोड़ा, क्योंकि जिस तरह से उसने अपना काम किया है, चाहे वो वीडियो बनाए, उसमें पूरा उसने क्रक्स डाला है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है, कितनी हियरिंग्स मैंने की हैं, जो कि नॉर्मली होता भी है कोर्ट में, क्योंकि डेट्स तो ऑफकोर्स डलती हैं। और जिस तरह से उसकी वाइफ ने किया है, तो ये तो आजकल सब बीवियां जो हैं वो मांगी पैसे दी हैं। दिस इज राइट। अब बहुत बड़ी एक बीवी एज अ प्रोफेशन या इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठा रही हैं कि सब बीवियां पैसे मांगती हैं, सभी पैसे मांग रही हैं। मोस्टली डिवोर्स का रीज़न क्या है? और अगर कोई भी बीवी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, तो बहुत ही रेयर है, कुछ 10% केसेस होंगे हमारे पास जिसमें बोलती है हमें कुछ नहीं चाहिए, अदरवाइज तो वो पूरा इक्वल शेयर मांगती हैं। अगर घर जॉइंट पे है तो घर चाहिए, उसका बैंक बैलेंस कितना है उसका 50% चाहिए, नहीं तो उसको झूठे केस में डाल दो। और डॉवरी के, वो भी चाहे शादी को 10 साल हो चाहे 20 साल हो, तो मतलब कि 10-20 साल बाद भी यस। मेरे पास इसमें उसको मेरे पास एक केस है, उसमें 22 साल हो गए शादी को, तब भी उसके ऊपर 498 केस हुआ है।
तो चल रहा है 4-5 साल से, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। तो ठीक है, हम तो फाइट कर रहे हैं कि उसको, उसकी एफआईआर हुई तो हमने उसकी बेल करवा दी। अब हम चल रहे हैं, हियरिंग्स पे अटेंड कर रहे हैं। अब वो ही खुद नहीं आती है उस केस में। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक इसको जुडिशरी का सिस्टम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्कलोड इतना है कोर्ट्स के ऊपर, और हर किसी को लगता है कि हमारा केस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जजेस के पास इतना टाइम भी, अगर हम बोलें, दूसरी पार्टी की तरफ से डिले बहुत चलता है। एक दिन अगर हस्बैंड का लॉयर आया, एक दिन नहीं आया, एक दिन मैं नहीं गई, तो एक दिन जज साहब छुट्टी पे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसकी रेमेडी सुसाइड नहीं हो सकती। तो आपने एक बात कही कि जैसे छुट्टी पे होते हैं, एक ना एक्सेप्ट में जो चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, अतुल सुभाष के केस से रिलेटेड पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जज मुझे अपने कमरे में, हम जज के साथ कमरे में गए और जज कहती हैं कि तुम मुझे, मैं 5 लाख रुपए लूँगी और ये केस सेटल कर दूंगी। कि 1 करोड़ एलुमनी मांगी गई, फिर 3 करोड़ पहुंच गई। जज कह रही है, अतुल सुभाष वर्ड्स, कि जज 5 लाख की मांग कर रही है। जज तो पैसा मांगते हैं। देखो, ये मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, और इससे पहले भी मैं लॉ से जुड़ी हूँ और बहुत लोगों के साथ, इतना वाइड रेंज के एडवोकेट्स को मैं जानती हूँ। दिल्ली कोर्ट से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, देन हम चंडीगढ़ आए, और मेरा मुंबई, गुजरात, सब जगह पे केसेस होते हैं। मैंने तो आज तक कभी ऐसा ना तो किसी के थ्रू सुना है कि जज अपनी कोर्ट में 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं बात डाइजेस्ट नहीं होती है कि जज ने डिमांड की अपने लिए 5 लाख की कोर्ट के बाहर। कोर्ट के बाहर। ये क्या बात हुई? मतलब हमने तो कभी नहीं सुना। तो आई थिंक मैं तो इस चीज़ में, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि नहीं, नो, बट फिर भी जजेस पैसे नहीं मांग सकते, जज पैसे नहीं मांग सकते। नो, नेवर। तो इस केस में बहुत हाईलाइट हुआ ये केस। हम्म, इसलिए भी हाईलाइट हुआ कि आदमियों के बारे में बात कोई करना नहीं चाहता। यस। यू थिंक कि आदमी के पास कोई उनके अधिकार, कोई हक नहीं है। Why Mother's Day is celebrated but Father's Day is ignored? नो, फादर्स डे होता है, क्यों नहीं होता है? हमारी फैमिली में मनाया जाता है फादर्स डे। बट उसका सोशल स्टिग्मा तो ये है ना कि पापा को कौन बोले फादर्स डे, मदर्स डे ठीक है, मम्मी को बोल दो। नहीं नहीं नहीं, तो ये देखो, ये जो कोर्ट का सिस्टम है उसमें ही एक मैन है जिसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए राइट नहीं है, उसके लिए राइट्स हैं। लेकिन इसमें फिर से मैं एक बात डालना चाहूंगी कि विमेन के राइट्स ज़्यादा हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि बीवी डोमेस्टिक वायलेंस भी डाल सकती है, बीवी आपके अगेंस्ट एफआईआर भी कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी में शेयर भी मांग सकती है, आपको घर से निकाल भी सकती है। खुद के घर से निकलवाने का। हाँ हाँ, बहुत निकाले बैठे हैं। कई क्लाइंट्स हैं जो मेरे बाहर, मतलब इंडिया छोड़ के भी जा चुके हैं, और बीवी उनके 2-3 जो कोठियां हैं सब पे कब्जा करके बैठी है, पर कोई सिस्टम हिला नहीं पा रहा है उसको। क्यों आपको ऐसा, मतलब आफ्टर ऑल लॉ मेकर तो पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो वही लॉ फॉलो करना है जो उनको सामने से प्रेजेंट किया जाएगा। तो क्या इतने बड़ी सुप्रीम कोर्ट की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कह सके हमारी पार्लियामेंट को कि इस लॉ में आप ऐसे बदलाव कर सको? इसमें बदलाव आए हैं। जब इनिशियली मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे जब ये 498 जो था, फर्स्ट, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आते हैं। जो जो फर्स्ट 498 थी, ये मेरी फैमिली पे ही हुआ था केस। और आई स्टिल रिमेंबर, मैं तब लंदन थी और मैं मास्टर्स कर रही थी लॉ में, और मेरी फैमिली जहाँ पे मेरे छोटे ब्रदर की शादी थी, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना, और एफआईआर करवा दी। उसने शादी करने से रिफ्यूज़ कर दिया, कुछ रीज़न था कि लड़की का कुछ न कुछ था, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो पुलिस ने एफआईआर कर दी जिसमें मेरा नाम भी था, और मैं कोई, मेरा उस रिश्ते में कोई कनेक्शन नहीं था, आई वॉज अनमैरिड। और एफआईआर में मेरा नाम 498 में, मेरी मदर, फादर, तीनों ब्रदर्स, भाभी, पूरी फैमिली का नाम डाल दिया उसने। और हमें हाई कोर्ट से बेल हुई थी, और उस टाइम पे कोई इंक्वायरी नहीं होती थी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था, आपको घर से भागना पड़ता था। हाई कोर्ट तक पहुंचे तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं मास्टर्स कर रही थी लॉ में, कि ये तो बहुत ही वीक है लॉ। ऐसे कैसे पापा? दौरी का केस हो गया हम लोगों पर। और ये केस मैंने खुद 7 साल वकालत करके, ये फर्स्ट केस था 498 का, जिसमें मैंने अपनी पूरी फैमिली को एक्विट कराया था, मतलब बरी बाइज्जत। तो उसको प्रूव करने में मुझे खुद एक लॉयर होके 7 साल लग गए थे। और उसके बाद ये लॉ कुछ चेंज हुए, और लॉ चेंज होने के बाद 498 डायरेक्ट कभी नहीं हुई। तो 498 में अब विमेन पुलिस स्टेशन को डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ ऐसे लॉ हुए कि ये सिर्फ विमेन पुलिस स्टेशन हैंडल करेंगे, पर वहाँ पे भी यही हो रहा है, वो प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब वो हस्बैंड साइड का कोई एविडेंस भी नहीं लेना चाहते। क्यों? लॉ लड़की के लिए है जी, लड़कों के लिए कोई लॉ नहीं है। है, पर ये लड़की का है, क्योंकि ये महिला थाना है, यहाँ पे सिर्फ महिला की ही बात होगी। क्यों वो सिग्मा आज भी है कि अगर सपोज किसी लड़की ने या किसी बीवी ने कंप्लेंट कर दी डाउरी की, कोई और तरीके की डोमेस्टिक अब्यूज की, तो एफआईआर होगी, लड़कों को ये प्रूफ बना रह जाएगा कि दे आर इनोसेंट?
तो देखो लड़कों को भी थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए। अभी क्या है, पहले डॉरी डोरी होती थी नहीं होती थी, आजकल तो डॉरी कहाँ पर है। डॉरी कौन देता है, लड़की वाले ही तो दे रहे हैं। तो आप शादी मत करो ना। अगर मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ तो आप रिश्ता तोड़ दो कि आप शादी करने के बाद मुझे डॉरी में फंसाओगे, और वो भी डॉरी जो मैं मांग नहीं रहा हूँ। अब डॉरी में आइटम्स क्या है, तो आई हैव मोर देन आई थिंक 100 वीडियोस जिसमें बेड है, सोफ़ा है, बर्तन है, किचन का सामान है, दे काउंट एज डॉरी। तो मतलब लड़की जब तक आई नहीं थी तब तक तो हमारे पास बेड ही नहीं था, तब तक तो हमारे घर में फ्रिज नहीं था, हम तो तब नल का पानी पीते थे। तो उसको वो डॉरी आर्टिकल्स में ले लेते हैं। ज्वेलरी, कौन सी लड़की है जो शादी के बाद अपनी ज्वेलरी अपनी मदर इन लॉ को दे रही है? फिर वो सब ज्वेलरी भी मांगते हैं। तो वो जो ग्रीड है वो थाने से शुरू होकर जब तक वो बेचारा उसको डिवोर्स नहीं देगा तब तक चलता है। एफआईआर होने पे रिकवरी कराओ, बेल लेने पे पैसा चाहिए, मेंटेनेंस पे पैसा देना है, डिवोर्स पे पैसा देना है। तो अब कुछ बेचारे जो कि मेंटली बहुत स्ट्रगल कर लेते हैं, तो ये जो स्टेप इसने उठाया है वो बहुत लड़कों ने किया है। ये बेचारा थोड़ा स्मार्ट था जो हाईलाइट हो गया, नहीं तो कई तो दबे हुए हैं, कई तो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा चुके हैं अपनी बीवी इस तरह की से पीछे छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो फिर तब तक नहीं छोड़ती आपको, आपके परिवार की जड़ तक जाती है वो। इवन वो आपके लॉयर्स को भी टारगेट करती है। लॉयर्स टारगेट होते हैं? ऑफ कोर्स। कैसे? ओहो, बड़ी दुख भरी खबरें हैं। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लॉयर्स कैसे टारगेट होते हैं? सपोज मैं आपको हेल्प कर रही हूँ केस में, और अगर वो लड़की को ये पता चल गया, हमारे पास एविडेंस के बिना कोई केस कभी भी मतलब कोर्ट नहीं सुनता अगर आपके पास एविडेंस नहीं है। अब अगर आपके पास एविडेंस है, आप अगर वो थाने में लेके चले गए हो कि आप मेरे क्लाइंट को परेशान कर रहे हो, हमने कोई डॉरी नहीं किया, वो चैट्स को इग्नोर कर देते हैं जो कि बिफोर मैरिज है। हम बोलते हैं, ये बोल रही है कि इसने डायमंड के 5 सेट दिए, इसके पास एक का भी बिल है, नहीं मैडम लड़की ने लिख दिया। तो मतलब तो एडवोकेट सपोर्ट कर रही है, तो देन वो जो बैटल है उससे स्टार्ट होके यहाँ तक शुरू हो जाती है। ये कैसे कर रही है यहाँ पर? देन हम एविडेंस, उनको पता है, अब एफआईआर भी करवा ली उसने, उसके बाद जब बेल में जाएंगे वही पेपर्स दिखा के मैं कोर्ट से बेल ले रही हूँ लड़के की, दलील कर रही हूँ। और जब मैंने लड़के की बेल करवा दी कोर्ट से, तो वही एविडेंस कोर्ट ने देख के बेल दे दी लड़के को, तो पुलिस ने उसको देख के एफआईआर क्यों किया? तो यहाँ पे जो ये लड़की है, इसका जो ग्रीड है, उसको पता है कि अब मुझे रिकवरी भी मिलेगी, तो वो उस एडवोकेट को उस रास्ते का रोड़ा समझते हैं कि इसके पास सब है मेरे अगेंस्ट, ये कुछ भी कर सकती है। तो हम भी टारगेट हो जाते हैं। कई केसेस में तो मेरा भी लिखा हुआ है कि सपना सेठ भी डॉरी मांग रही है, और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, नहीं भी मांगा होगा। बट फिर ऐसे केसेस में कोई रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई लॉज में रिफॉर्म क्यों नहीं आ रहा? अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता है कि ऐसी चीज़ें हो रही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना है तो मैं एक बात करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट की ही कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है हस्बैंड को, बेग बोरो और स्टील, यू नीड टू मेंटेन योर वाइफ। मतलब चाहे भीख मांग, चाहे किसी से उधार ले, चाहे चोरी कर, पर तुझे अपनी बीवी को मेंटेनेंस देनी होगी। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड के माइंडसेट इतने वो हो चुके हैं, क्योंकि ये जजमेंट्स आजकल डिजिटल है सब कुछ, वो सब चेक कर पाते हैं, आपने ही गूगल से निकाला होगा सब कुछ, तो आप समझिए कि वो माइंडसेट हो चुका है, क्योंकि अब एक सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे बोल रहा है। तो इसके लिए भी उन्होंने कई प्रोविजन चेंज किए। फॉर एग्जाम्पल, लड़की की इनकम एफिडेविट, लड़के का इनकम एफिडेविट एक मेंटेनेंस के केस में डलता है, जिसमें कोर्ट देखता है कि ये कितना अर्न कर रही है, ये कितना अर्न कर रहा है, देन डिसाइड करता है। पर कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि लड़की ने अगर झूठ भी लिख दिया केस में कि आई एम हाउस वाइफ और वो वर्किंग है, तब भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस दे रहा है। उसके लिए फिर से अपील पे जाएगा वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट 2 साल तक लड़ेगा, हाई कोर्ट ने फिर से बोल दिया बीवी को पैसा दो, अब वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाने तक उसकी जो हालत हो जाएगी, तो उसके पास फिर सुसाइड ही बचता है। लड़का पैसे नहीं मना नहीं कर सकता, तो जेल जाएगा, मना करेगा तो जेल जाएगा। ऑफ कोर्स। तो अगर एक लड़की काम कर रही है, जैसे मैं कुछ चीज़, जब से ये केस हाईलाइट हुए ना, बहुत सी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे पुराने क्लिप्स किसी कोर्ट हियरिंग की बाहर आ रही हैं। एक जज ने पूछा कि आप अपने क्लाइंट की लेके आए हो कि इसको हर महीने मेंटेनेंस 6 लाख रुपए चाहिए, कैसे जस्टिफाई करोगे आप 6 लाख रुपए? उसने करना क्या 6 लाख? तो ये अमाउंट कैसे डिसाइड होती है कि कौन कितने हकदार है? तो कुछ तो बहुत ही अनरीजनेबल होते हैं, उनको तो कोई भी कितना भी मांग ले। कुछ लड़कियां बहुत अनरीजनेबल होती हैं। आई डोंट नो, मैं उनके एडवोकेट्स पे भी क्वेश्चन करना चाहूँगी वैसे, कि वो पिटिशन बनाते हैं, मेरा हस्बैंड इलेक्ट्रिशियन है, उसकी मुझे पता है कि 25-30 करता है, फिर भी वो 1 लाख लिखती है,
कि मुझे 1 लाख चाहिए महीने का। अब कोर्ट ने एक स्टेज है जहाँ पे आपको इनकम एफिडेविट, फिर से आऊँगी मैं उस पर, वो इनकम एफिडेविट पे बोल भी रहा है कि मैं तो इतना ही कमाता हूँ। जज फिर भी कहीं ना कहीं उसकी इनकम को देख के लगा देते हैं उसको मेंटेनेंस। पर उसने जो 1 लाख लिखा वो क्या सोच के लिखा? तो कुछ ये जो आप वीडियो की बात कर रहे हो, एक जज ने इस पे बोला भी है कि ये वाइफ जो 6 लाख क्लेम कर रही है, ये खुद क्यों नहीं कमा लेती? तो शादी इसलिए तो नहीं की कि हस्बैंड से उसका जो भी कमा रहा है उसका मुझे शेयर भी चाहिए। और अगर बेचारे का बच्चा है फिर तो मतलब वो बर्बाद है, फिर तो उसको बच्चे के लिए प्रॉपर्टी भी बनानी पड़ेगी, बच्चे को मेंटेनेंस भी देनी है, बीवी को भी देनी है। जो मेरी ड्यूटी है उसको मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी बना दिया जाता है। मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाएगा, पर मुझसे पैसे ज़रूर लेंगे। मेरे बेटे का एडमिशन हो गया है, मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, पर फीस नहीं लूँगा। तो सैड है ये सब कुछ। क्यों एक बाप को बच्चे से मिलने से रोका जाता है? कोर्ट का क्योंकि में हाथ रहता है कि कोर्ट क्या है, क्योंकि आई थिंक कि कोर्ट इतना तो रीजनेबल हो सकता है एक बच्चे को बाप से देखो, मिलने से। कोर्ट की एक बात समझिए, कोर्ट सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट जानता है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब हस्बैंड ने कस्टडी का केस डाल दिया। कोई इमोशंस, कोई सेंटिमेंट्स कोर्ट में नहीं होते, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। होता है पर इतना नहीं। देखो पेपर्स पे जाना पड़ता है। आप हस्बैंड हो, आपने कस्टडी डाल दी बच्चे की, विजिटेशन राइट्स मिल गए आपको मिलने के, आप बच्चे को मिलने जा रहे हो, हफ्ते में एक बार अलाउ है, और बाय चांस बीवी ने कोई ड्रामा कर दिया कि मुझे तो फीवर है, मैं नहीं आ सकती, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? फिर से कोर्ट ही जाएगा। तो वो फिर से वेट करते हैं, तो वो उस तरह से ट्रिगर करती हैं उसको। तो मतलब वो आज मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर उस लेवल तक ले आती है कि हस्बैंड के पास कुछ बचता ही नहीं है। अब कईयों ने बेचारों ने सेक्शन 9 डाले होते हैं। सेक्शन 9 इस घर बसाने का केस। जैसे बीवी का अफेयर चल गया कहीं पे और वो घर छोड़कर चली गई, वो बेचारा उसको बुला रहा है, उसको कहीं से पता चलता है भाई इसका तो कहीं चक्कर भी चल रहा है, तो वो हमारे पास आते हैं कि मैम मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता। तो एक प्रोविज़न है लॉ में, जो लड़कों के लिए आप लॉ बोल रहे हो, दैट इज़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसको सिंपल लैंग्वेज में घर बसाने का केस। अब वो घर बसाने का केस डाल देते हैं, लड़की उसमें भी नहीं आती। क्या उसमें है भी बताने का? घर बसाने का केस मतलब मेरी बीवी चली गई और मैं उसको बुला रहा हूँ, ठीक है। और वो वहाँ पे जाके कह रही है नहीं ये तो डॉरी मांगता था, पर वो बोल रहा है मैंने तो घर बसाने का केस डाला है। उस चीज़ को भी इग्नोर करके उसके ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है, उस चीज़ को भी इग्नोर करके उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। वो बेचारा चिल्लाता रहता है वो सेक्शन 9 का पेज लेके कि मैंने तो घर बसाने का डाला है, तो मेरे ऊपर डॉरी क्यों? क्या ऐसे केसेस में डू यू थिंक कि शादी एक टाइम पे आज बिजनेस बन के रह चुकी है? बहुत बड़ा, क्योंकि आई वॉन्ट, बहुत जैसे बड़ा। आपने कहा कि एग्जांपल्स हैं, हम खुद बहुत चीज़ें देखी हैं। केस मैंने कहीं सुना था, शादी को आई थिंक अभी 1 महीना हुआ है लेकिन ये डाइवोर्स कर दिया, और बिहाइंड द सीन्स हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि वो कह रही है कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, मैं इतना तक कहूँगी कोर्ट में, तुम मुझे सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाए। हाँ तो वो तो लिखती हैं, ये बहुत सारे आम लिखती हैं। अभी ठीक है, मैं इस क्लाइंट का नाम नहीं ले सकती। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी एक फैक्टर होता है कि सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए लगाया जाता चोट पहुँचाने के लिए मैं भी इसका एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देने वाली हूँ। तो हमारा एक क्लाइंट है जो कि आर्मी में है, और आर्मी में सबके मेडिकल टेस्ट होते हैं। ऑफ कोर्स वो फिजिकली बहुत फिट है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, मतलब उसकी फैमिली भी सब फौजियों की है। और इस वाइफ ने उससे शादी की, उसके साथ 1 साल तक कोई रिलेशन नहीं किया कि नहीं अभी नहीं कर सकते, आई वांट सम टाइम। और वो भी एक फौजी आदमी था, उसने भी टाइम दिया कि ठीक है, हनीमून पे गया दुबई लेकर, कुछ नहीं किया। उसके बाद सडनली वो अपनी सिटी चली जाती है 4-5 महीने बाद, सारा घर का सोना बटोर के, गोल्ड लेकर, जो उसके फैमिली वाले भी डालते हैं और जो खुद का भी है, जो उन्होंने दिखावा किया था शादी पे, वी डोंट नो वो रियल गोल्ड था या क्या था। अब ये लड़की चली जाती है और एक कंप्लेंट कर देती है अपने स्टेट में कि ये तो इम्पोर्टेंट है बंदा, इसने तो मुझे बताया नहीं, इसने तो मेरे साथ कभी कुछ किया ही नहीं, और इसकी माँ ने मुझसे दहेज मांग लिया, इसने मुझसे ये मांग लिया, इसने मुझसे वो मांग लिया। उस पुलिस के पास मैं खुद अपने ऑफिस के साथ 5 से 6 बार विजिट किया। पुलिस स्टेशन में बताया कि लड़की खुद एडमिट कर रही है कि मेरा आपका रिलेशन ही नहीं बना, तो क्या वो शादी है? नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हस्बैंड और वाइफ का कोहैबिटेशन नहीं हुआ, विच मीन्स उनके बीच में इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो वो तो शादी ही वैलिड नहीं है। तो अब तो दहेज कहाँ से आ गया? तो तू खुद मान रही है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो खुद एक बंदा होके वो बात नहीं कर पा रहा हूँ थाने में कि ये मुझे परमिट नहीं करती थी कुछ करने को, और आज ये मुझे इम्पोर्टेंट बोल रही है। मुझे उस बेचारे को प्रूव करने के लिए मैं कहा भाई मुझे मेडिकल भी ला दे, मतलब एक फौजी से बोल रही हूँ मैं, और उस बेचारे ने मुझे गवर्नमेंट के क्या, पीजीआई के क्या, कहाँ कहाँ के डॉक्यूमेंट्स ला के दिए कि ही इज़ हेल्दी एंड फिट।
फिर से वाइफ ने उसको इम्पोर्टेंट बोल दिया और उसकी एफआईआर हो गई। अब क्या वो बीवी है? नहीं। और मैंने उसका क्या केस डाला है? अनलमेंट ऑफ मैरिज, कि ये शादी ही नहीं है, शादी नहीं। तो मैं सिंगल ही हूँ। तो मैं उसको ही बोलती हूँ यार सिंगल, क्योंकि वो खुद मान रही है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, बट एफआईआर तो हो गया, उसकी फैमिली को भी हरास किया या अब फौजी को बेल मिली है, पर फौजी के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बना लिया। तो हटती नहीं है ये लोग। वो भी ऐसा कि सोशल स्टिग्मा या यस, पूरी सोसाइटी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल खुल के वो ओपनली बोल रही है थाने में, मैं अभी तक वर्जिन हूँ। कैन यू इमेजिन? फिर भी हो रहा है। तो बहुत कुछ है लॉ में, तो वो ना ही बताएं तो अच्छा है, राइट बच्चों? तो ऐसे केसेस में हाउ कैन अ कोर्ट डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है? कोर्ट को डिसाइड करने में बहुत टाइम लगता है, तो कोर्ट सडन सिर्फ इंटरिम रिलीफ देता है। एफआईआर हो गई, जैसे बेल। बेल, तो कोर्ट आपको रिलीफ देता है कि आप अरेस्ट नहीं हो सकते। तो अब कोई हस्बैंड वाइफ इस तरह से, मतलब वाइफ ने केस डाल दिया तो हस्बैंड अरेस्ट नहीं होता, तो ये भी प्रॉब्लम है लड़कियों को कि ये तो अरेस्ट ही नहीं हुआ, इसकी तो बेल हो गई। बेल कैसे हो गई? अब ये तो जजेस ने ही की है, कुछ सोच के की होगी, जो उन पुलिस वालों ने नहीं देखा वो जज ने देखा। उसके बाद भी वो हर डेट पे आती हैं उसको ह्यूमिलेट करने कि इसको एक्यूज कहा जा रहा है, इसकी माँ को एक्यूज कहा जा रहा है, तो मतलब उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको वहाँ देख कर बहुत। तो बीइंग अ लॉयर, आप जब ऐसे लोगों से सपोज कोर्ट के बाहर मिलते हो तो उनके चेहरे पे वो शर्म। ओह माय गॉड, मैं तो पसीने छूट गए। मैं जब इनको बाहर मिलती हूँ तो मेरे तो बहुत ही अगेंस्ट हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक विमेन लॉयर होकर लड़कों को सपोर्ट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है मेरे लिए, तो स्पेशली क्योंकि मेरी लॉ फर्म में सब विमेन लॉयर्स हैं। और हम जब एक लड़के को सपोर्ट करते हैं तो इंटरनली कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है, डॉक्टर को आपकी नब्ज देख के पता चल जाता है, तो लॉयर को अपने, ऐसा नहीं है कि वो मेरा क्लाइंट है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर क्लाइंट ने मर्डर भी कर दिया तब भी आप उसको सपोर्ट करोगे, दैट इज़ अनदर केस। लेकिन इसमें इमोशन है, फैमिली है, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो उस केस के लिए अगर हम उसकी फैमिली के साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें जब टारगेट करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि ये तो उनको तो क्या ही छोड़ेगी, ये तो हमें ही नहीं छोड़ रही है। तो मतलब ऐसी लड़कियों के लिए कुछ तो होना चाहिए, मतलब बनना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि लड़कों के लिए भी कुछ लॉ होने चाहिए स्ट्रिक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्टेप लेना चाहिए द पार्लियामेंट में। इस बात का मुद्दा अतुल के केस के बाद तो होना चाहिए, क्योंकि अतुल ने जो किया है अब इससे आई थिंक बहुत लोग सीखेंगे भी। कि मुझे तो ये भी डर है कि अब लड़के ये ना करना शुरू कर दें। हम अपने लड़कों को काउंसिल करते हैं अपने ऑफिस में बिठा के कि आप ऐसा कोई स्टेप मत लेना, क्योंकि अतुल ने, मैं अभी भी बोलूँगी, जो किया है वो राइट नहीं है। हम लोगों को इससे सीखना चाहिए कि आपके पास, उसके पास भी था, अपील थी उसके पास, वो जज की कंप्लेंट कर सकता था। अगर आपने बोला ना कि जज ने पैसे मांगे, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक लॉ फर्म रन करती हूँ, मैं किसी इस तरह का कमेंट नहीं दूंगी। लेकिन वो इसकी कंप्लेंट करता, वेरीफाई होता, हर कोर्ट के अंदर सीसीटीवी होता है, इंस्टॉल होता है, आई थिंक रिकॉर्ड हो सकता था। आई थिंक कोर्ट में अकेले जज और वो तो नहीं थे, और लोग भी थे, क्या कोई विटनेस है? तो मतलब चेम्बर्स में बुला के बात की थी। आई डाउट चेम्बर में इस तरह से बुलाना, नहीं, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। यस, एक लॉयर को पता रहता है उसका जो क्लाइंट है वो गिल्टी है या इनोसेंट है। ऑफ कोर्स। तो ऐसे केसेस में अगर सपोज दूसरी पार्टी, चाहे वो लड़का है लड़की है, वो गलत है, तो लॉयर्स को भी तो फिर लालच दिया जाता होगा कि आप जितनी एलिमनी लाओगे उसका कुछ ऐसा हम आपको देंगे। एथिक्स पे सवाल हो सकता है, वहाँ भी खड़े होते हो लॉयर्स ही प्रोफेशन पे। नहीं, देखो एडवोकेट्स का एक काम है, हम कभी लोगों को अप्रोच नहीं करते, लोग हमें अप्रोच करते हैं। तो अगर कोई आई है तो अगर वो अपना थॉट प्रोसेस लेके आई है, उसको आके सब बताना पड़ेगा। शी कांट प्ले अ विक्टिम कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी कि मैं तो बहुत विक्टिम। हम सब पहले पूछते हैं प्रूफ क्या है आपके पास? मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था, आपके पास कोई एविडेंस है? नहीं है, तो कैसे लिखें? कोई मेडिकल नहीं है। दहेज मांगा, कोई एविडेंस व्हाट्सएप पे? नो, तो कैसे कर देंगे केस? तो मतलब वहीं से हम उनको थोड़ा सा ग्रिल करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके पास नहीं है तो हम तो प्रेफर नहीं करते उनकी हेल्प करना। हाँ, अगर किसी के पास है तो फिर चौड़े में करते हैं। फिर भी सब लोग आप जैसे नहीं होते होंगे ना, कुछ लोग नहीं, सब है, जो सेवा में भी मेवा ढूंढते होंगे। ऐसा तो नहीं है, मेरे कोलिग्स तो नहीं है ऐसे, बाकी तो नो कमेंट्स अबाउट इट। तो अब जैसे मैं अपने लॉयर्स और जजेस के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इसमें। नहीं, बट जैसे आपने कहा ना कि लड़कियां आती हैं आपके पास केसेस लेकर, बट एनसीआरबी की तो रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 18 लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार उस 18 में से सिर्फ 2 या 3 होंगी विक्टिम।
बाकी सरकारी डेटा गलत है। बिल्कुल। कंप्लेंट्स आती है ना, वो राइट है कि नहीं वो देखना है। आप वो देखो कितनी होती है उसमें कंप्लेंट राइट, कितनी पे कंप्लेंट होती है और कितनी पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ किस टर्म में होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। किस किस टर्म में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? फाइनेंसिस ओनली, मैं एट द एंड इसका हल सिर्फ पैसा देता पैसा है। चाहे फिर वो 1 करोड़ अगर वो खर्चे का केस डालेगी तो वो पैसा मांगेगी, वो डोमेस्टिक वायलेंस मांगेगी तो वो पैसा मांगेगी, वो डिवोर्स मांगेगी तो वो पैसा मांगेगी। हर चीज़ पे एक कंडीशन है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करना चाहती है। उसकी शादी हो गई तो दैट हाउस ये मेरा होना चाहिए, वो कार मदर इन लॉ पीछे बैठनी चाहिए, आई एम योर वाइफ। सो वो वाला एंगल है। बट वो एंगल्स फिर घर खुद ही क्रिएट करते हैं बच्चे परफेक्ट हर चीज़ बनाने के लिए। बिल्कुल। फिर कैसे कोई ये कह सकता है कि हमारे साथ गलत हुआ है? वो गलत करने के लिए उसका लिखना ही बहुत है कि उसने लिख दिया। अगर एक लड़की ने लिख दिया कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अननेचुरल कुछ कर रहा है, अननेचुरल सेक्स की बहुत बातें होती हैं कोर्ट में कि ये तो मुझसे बहुत अननेचुरल करता था। अब उस चीज़ के लिए मेडिकल होगा, उसकी स्टेज चली गई, पर वो बेचारे के ऊपर जो ठप्पा लग गया है वो ठप्पा कब जाएगा उसके ऊपर से। एडवोकेट्स हम ही हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत करते हैं, इसने अननेचुरल किया, अननेचुरल किया, हालांकि इनसाइड स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार ये सही बोल रही है, गलत बोल रही है। तो तब भी हमें पता होता है 4 साल लड़ेगी, 5 साल लड़ेंगे, 6 साल बाद लड़का खुद ही हार के बोलता है मैम दो इसको कुछ और मेरा पीछा छुड़वाओ, और कितनी बेइज्जती करवाऊंगा। तो आदमी के लिए तो ये बहुत मुश्किल है, और उसकी फैमिली के लिए। एक घर में बेटे की शादी हो रही है और उस बेटे को पूरी फैमिली में ये उछाला जा रहा है कि ये तो इम्पोर्टेंट है। तो वो जो इतनी खुशी से जिसने शादी की उसकी खुशियाँ कितने टाइम की हैं आप ही देख लो, और जो कि हमारे पास पेपर्स हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसने खुद ही नहीं कुछ करने दिया, इसका ग्रीड कुछ और है। और वो डिमांड क्या करती है एफआईआर करने के बाद, 50 लाख दे दो। अब हम अपने क्लाइंट को बोलें 50 लाख दो, नहीं, हम लड़ेंगे उसके लिए, पर जो उसके अंदर चल रहा है वो मुझे तो कुछ टाइम के लिए मिलेगा कोर्ट में, पर वो उसके अंदर क्या चलता है फिर वो अतुल जैसा स्टेप लेते हैं ना। स्ट्रांग होना चाहिए आई थिंक, मतलब चूज योर पार्टनर वाइजली। मतलब बहुत अच्छा है फॉरेन का कल्चर, मैं खुद लंदन रही हूँ, मुझे लगता है कि ये लिव इन वाला जो था कंसेप्ट ये बहुत सही था। हो जाना चाहिए इंडिया को। हो जाना चाहिए बिल्कुल। आप लिव इन में रहो भैया, शादी करो 2 साल बाद। और जैसे मुस्लिम लॉ में हक महर डिसाइड होता है, तो प्री होना चाहिए एग्रीमेंट, और उसके अंदर प्रॉपर एक कंडीशन होनी चाहिए। भैया तू मुझे तलाक देगी तो क्या है, उस टाइम पे शायद बुरा लग सकता है सबको, पर एक बार बुरा लगेगा, ये रोज का रोना तो नहीं होगा। भाई तू मुझे तलाक देगी तो मैं तुझे 25 लाख दूंगा, क्योंकि तेरे बाप के 25 लाख लगे हैं शादी पे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो बेटर है ना कि ये सोचना कि मैडम तो 2.5 करोड़ मांग रही है, अब जैसे अतुल की वाइफ ने 1 से 3 पे चली गई। तो ऐसे केसेस में बच्चे की कस्टडी कैसे डिसाइड होती है? क्या एक कोर्ट कभी एक फादर को कस्टडी देता है? हाँ देता है बिल्कुल, अगर वाइफ के अंदर कुछ ऐसा है। देखो कोर्ट बहुत चीज़ें देखता है। अब अगर वाइफ ने एक तरफ तो बोल दिया कि मैं तो कुछ अर्न ही नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर तुम बच्चे को मेंटेन कैसे करोगी? तो मुझे इससे पैसा लेके दो, मैं इसको पालूंगी। तो कोर्ट क्या करता है, उससे पैसे लेके उसको देता है, ले तू बच्चा पाल, ठीक है। पर उससे मिलने देगा बस, पैसा मैं दे रहा हूँ, फीस मैं पे कर रहा हूँ, पर ये पालेगी क्यों? क्योंकि ये मम्मी है। और अगर वो मम्मी कहीं एडल्ट्री में है, कहीं कुछ गलत है, तो कुछ मेरे पास भी प्रूफ होगा, मैं तभी अपने बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकता हूँ। अदरवाइज कोर्ट का भी एक रुख है कि जो बच्चों की कस्टडी है वो मदर के पास ही होनी चाहिए, हाँ गर्ल चाइल्ड की फॉर एग्जांपल। पर कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपना बच्चा भी छोड़ देती हैं कि तुम मुझे पैसे दे दो, बच्चा भी तू पाल ले, क्योंकि उसका अफेयर चल गया। करेक्ट। ये भी बहुत है, ये बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। कि अपना बच्चा आज दो क्या दो कहते हैं कोर्ट को? इन लॉज को दे दो, हमें पैसे दे दो, फ्रीडम दे दो। मतलब फ्रीडम के आगे, कुछ रुपयों के आगे वो अपनी पीछे की जिंदगी, वो जो मदर इंडिया वाली पिक्चर्स बनी वो पिक्चर नहीं नहीं, वो सब पिक्चर्स हैं। आप कोर्ट आओ कभी फैमिली कोर्ट में, एक दिन में अगर जाओ तो मोर देन 120 केसेस होते हैं। अगर मैं इन्हीं एरियाज़ की बात करूं जिस एरिया में मैं हूँ, तो उसमें ज़्यादातर यही चल रहा है, पैसे दो पैसे दो, मेंटेनेंस दो, नहीं दिया अरेस्ट कर दो, वारंट निकाल दो, प्रॉपर्टी डाल दो इसकी। वाइफ का अफेयर चल रहा है पुलिस वाले के साथ, वही पुलिस वाला हो सकते बाद में एफआईआर। वो पुलिस वाले के अंदर इतना दम है, वो कोर्ट में आके बात आर्ग्यूमेंट भी करता है, बोलते हैं हाँ है मेरी गर्लफ्रेंड, एडल्ट्री लीगल है जी, किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया।
ये सबको पता है। लीगल एडल्ट्री? यस, ये नहीं पता आपको? नेक्स्ट टॉपिक ये होगा। नहीं, बट मैं इसलिए हैरान हूँ कि एडल्ट्री अगर लीगल है तो क्यों ऑनर किलिंग हो रही है फिर? क्यों कोई मार देता है सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी का अफेयर था। आता है? हाँ, देखो वो जो कर दिया वो तो एक क्रिमिनल माइंड हो गया ना। क्यों? अगर वो चीज़ सही है तो उसने तो मार दिया, हो गई। तो उसको वो सजा मिलेगी ना मारने की। एडल्ट्री की सजा नहीं मिली। एडल्ट्री की नहीं बोलोगे सही। अब कई बीवी आती है, मेरे पति का तो चक्कर चल रहा है कहीं पे, तो कहते हैं हाँ ठीक है, मेंटेनेंस तो देगा ही। अब क्या कर सकते हैं? पुलिस वालों के पास जाओ, लड़की कोई कंप्लेन लेके जाती है, कई लड़कियां भी विक्टिम है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है। वो कहते हैं मैडम क्या करे और बताओ। और कुछ करता है? मारता है क्या? दहेज मांगता है? चलो 498 कर देते हैं। अडल्ट्री जी आप प्रूव कर देना, हम तो सबूत भी नहीं लेते। मतलब वो प्रूफ भी नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है इट्स लीगल। ये भी तो बहुत गलत है। फिर तो फ्लॉज हमारे उसमें भी हैं, वही तो कर यहीं पे लूपहोल्स हैं, सो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर जैसे लूपहोल्स हैं अगर किसी चीज़ में, हाँ बिल्कुल अगर है, exploit बिल्कुल है, और ये चेंज होना ही बहुत ज़रूरी है। एज ए फैमिली लॉयर आई हैव मोर देन, मैंने अभी तक मुझे लगता है 1500 से ज़्यादा ही इससे केसेस हैंडल किए होंगे। इतने लोगों से कनेक्ट हूँ मैं। एवरी डे हमारे 15 से 16 केसेस होते हैं, जिसमें 10-12 सिर्फ फैमिली केसेस है। यू वॉन्ट बिलीव कि हमें खुद को भी बुरा लगता है देखकर कि एक मतलब फैमिली आई है, उनका रोल क्या है। मतलब लड़की का भाई आया है, जैसे कि अतुल का भाई, इसी तरह से लड़की का भाई सबसे बड़ा रोल है उसका। उसको जीजे का पैसा चाहिए, उसको जीजे का घर चाहिए, उसको जीजे की कार भी चाहिए, पर उसको जीजा नहीं चाहिए। बट ऐसे लोग फिर ये स्टेप करने के बाद, सपोज हमने आइडल केस में मान लें पैसा मिल गया, घर मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो ये लोग फिर समाज में नॉर्मल रहते हैं, शान से चौड़े होकर रहते हैं? क्यों? देखो जिसकी इज्जत नहीं है वही पहुंचता है इन जगहों पे। जिसकी इज्जत नहीं है, मैं तो बिल्कुल बोलूँगी, कोर्ट कोई इज्जतदार लोगों की जगह तो है नहीं। जो लड़की जाकर पैसे मांग रही है, वो फैमिली में बैठ के भी बात कर सकती थी। जब रिश्ता करने आए थे कोर्ट में आए थे क्या? नहीं ना। तो फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करो। बाद में तो कोर्ट ने भी मीडिएशन में ही भेजना है। इसका है क्या इसमें? मतलब कोर्ट में आप एफआईआर करवाने का स्टेप मीडिएशन, बेल करवाने का स्टेप मीडिएशन, आप हाई कोर्ट चले जाओ मीडिएशन, टिल सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हम मीडिएशन। कब भी वो आते ही नहीं कंट्रोल में। पता नहीं उनको क्या लगता है कि कहाँ से क्या खजाना निकलेगा और हमारी पॉकेट्स फिल होंगी।